नमस्कार दोस्तों, क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रत्ना सिंह। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे निबंध, कहानी और उपन्यास से मिक्स क्वेश्चन कुछ कराएंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम निबंध का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय कब से माना जाता है? तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय ऑप्शन बी भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? देखिए, कथन वगैरह क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, कथन पूछे जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन न देके आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखते हैं, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपका ऑप्शन सी सही होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग होता है? तो भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग होता है? तरंग व धैर्य का शैली का प्रयोग भावात्मक निबंधों में होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? तो समास शैली का प्रयोग किस निबंधों में होता है? आपका ऑप्शन ए सही होता है। विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? तो विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? तो विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध के लेखक हैं। क्लियर हुआ? आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? तो भावात्मक प्रकार के निबंधों को क्या कहा जाता है? गद्य काव्य कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कथात्मक निबंध किस युग में अधिक लिखे गए हैं? तो कथात्मक निबंध आपका ऑप्शन ए सही होता है। भारतेंदु युग में कथात्मक निबंध लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निबंध का क्या अर्थ है? तो निबंध का क्या अर्थ है बताइए? तो निबंध का अर्थ है कि निजीपन की छाप लिए हुए किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना क्या है? निबंध का अर्थ है। आपका ऑप्शन भी सही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में निबंध का कौन सा तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से निबंध का लोक कल्याण का प्रयोजन निबंध का तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही होता है। जबकि सीमित आकार निबंध में होता है, निजीपन की छाप होती है, प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है, लेकिन लोक कल्याण का प्रयोजन निबंध के में नहीं होता है। तो ये तत्व निबंध में नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से निबंध का कौन सा भेद स्वतंत्र विधा के रूप में मान्य हो गया है? तो निबंध का कौन सा भेद स्वतंत्र विधा के रूप में मान्य है? तो हास्य व्यंग्यात्मक निबंध वो स्वतंत्र विधा के रूप में मान्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के निबंधकार इनमें से कौन हैं? तो उपयुक्त सभी हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, ये सब क्या हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो आपका 11 का ऑप्शन डी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी विशेषता भारतेंदु युग के निबंधों में नहीं है? तो गंभीर निबंध शैली ऑप्शन ए सही होता है कि भारतेंदु युग के निबंधों में गंभीर निबंध शैली नहीं है। जबकि मुहावरेदार अनपढ़ भाषा, अत्यंत सामान्य विषयों पर भी लेखन और लेखक के व्यक्तित्व की छाप भारतेंदु युग की विशेषता है। जबकि गंभीर निबंध शैली भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतेंदु युग में निबंध के प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम था। तो भारतेंदु युग में निबंध के प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम क्या था? समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये दोनों जो हैं वो भारतेंदु युग में निबंध के प्रचार प्रसार का माध्यम था। देखिए, निबंध, कहानी, ये सब में से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सीरियल से पहले निबंध, फिर कहानी, फिर उपन्यास, ये सब आपको इसी प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14,
भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी क्या है? मतलब भारतेंदु युग के जो निबंध थे उसमें कमी कौन सी थी? तो भाषा में व्याकरण का दोष था। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होता है कि भारतेंदु युग के निबंधों में भाषा में व्याकरण का दोष था, जबकि प्राचीन विषयों का अभाव, निबंध ये सब नहीं था, भाषा में व्याकरण का दोष था भारतेंदु युग के निबंध में। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, द्विवेदी युग किस लेखक के नाम से संबंध है? तो द्विवेदी युग किससे संबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी से के नाम से द्विवेदी युग प्रसिद्ध है। आपका 15 का ऑप्शन ए सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में द्विवेदी युगीन निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में द्विवेदी युगीन निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी सही होता है, बौद्धिकता के प्रभाव से मुक्त सहजता व सरलता द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता नहीं है, जबकि द्विवेदी युग के निबंध में भाषा का व्याकरण सम्मत होना था, विषयों की पर्याप्त विविधता थी, विदेशी भाषा के निबंधों का हिंदी में अनुवाद था। ये 3 विशेषताएं द्विवेदी युगीन निबंधों की थी, जबकि बौद्धिकता के प्रभाव से मुक्त सहजता व सरलता द्विवेदी युग की विशेषता नहीं थी निबंधों की। तो ऑप्शन डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? तो द्विवेदी युग के निबंधकार आपके सरदार पूर्ण सिंह और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों आपका ऑप्शन डी ए और बी ये दोनों सही होता है, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, शुक्ल युग के निबंधों की वह कौन सी विशेषता है जो पूर्व युग में नहीं है? तो शुक्ल युग के निबंधों की कौन सी विशेषता है जो पूर्व युग में नहीं थी? तो सूक्ष्म मनोविश्लेषण शुक्ल युग के निबंधों की विशेषता है जो पूर्व युग में नहीं थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, शुक्ल युग के निबंधकार हैं? तो शुक्ल युग के निबंधकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं, मतलब श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सरदार पूर्ण सिंह, ये तीनों ही शुक्ल युग के निबंधकार हैं। आगे क्वेश्चन है, निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल की विशिष्ट देन क्या है? तो निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल जी की विशिष्ट देन क्या है? मनोविकार संबंधी निबंध और समीक्षा परक निबंध निबंध लेखन में शुक्ल जी की देन है। ए और बी आपका ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ये यहाँ तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट है, आप देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ललित निबंधकार कौन से नहीं है? इनमें से कोई नहीं, मतलब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, विद्या निवास मिश्र, ये सब ललित निबंधकार हैं, तो इसमें से कोई नहीं है जो ललित निबंधकार ना हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि रामविलास शर्मा प्रगतिवादी युग के निबंधकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में मार्क्सवाद से प्रभावित निबंधकार हैं? तो मार्क्सवाद से प्रभावित निबंधकार सभी हैं, मतलब शिवधान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, ये तीनों जो है मार्क्सवाद से प्रभावित निबंधकार हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार हैं? तो हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग निबंध, ऑप्शन बी आपका सही होता है 24 क्वेश्चन का कि हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग निबंधकार हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य और असत्य कथन भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा कि भारतेंदु युगीन निबंध गंभीर प्रधान है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली सहज सरल है, डॉक्टर नगीन ललित निबंधकार हैं, कि रविन्द्रनाथ त्यागी हास्य व्यंग निबंधकार हैं। तो आपका ऑप्शन डी इन सभी कथनों में सही होता है कि रविन्द्रनाथ त्यागी हास्य व्यंग निबंधकार हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार हैं? तो द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार कौन? तो द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार आपका ऑप्शन सी सही होता है, सरदार पूर्ण सिंह है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 27, मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सा निबंधकार अद्वितीय है? तो मनोविकार संबंधी निबंध रचना में आपके रामचंद्र शुक्ल निबंधकार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? तो मजदूरी और प्रेम ऑप्शन ए भावपूर्ण कोटि का निबंध है।
क्वेश्चन नंबर 29, व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है? तो व्यास शैली ऑप्शन बी सही होता है, वर्णनात्मक प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है। ये 29 क्वेश्चन आपके निबंध से हैं। अब हम कहानी के क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कहानी की प्राचीन परंपरा मौखिक है कि मनोरंजन कहानी की आत्मा है। पंचतंत्र, जातक कथा, हितोपदेश कहानी की लिखित परंपरा के प्राचीन आधार है कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी असत्य है, मनोरंजन कहानी की आत्मा है, ये असत्य है। बाकी ये जो तीनों कथन है वो कहानी की विशेषताएं हैं। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी सही होता है। तो 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी में नहीं है? मतलब कौन सा तत्व कहानी में नहीं आता है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। जो सौंदर्य चित्रण है वो कहानी में नहीं होता है, जबकि कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण कहानी के तत्व हैं। सौंदर्य चित्रण कहानी का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी सही होता है 31 क्वेश्चन का। आपका 32 क्वेश्चन है, आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन सी सही होता है, जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 33, पुरानी कहानियों में कौन सी विशेषता नहीं है? तो पुरानी कहानियों में कौन सी विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन ए सही होता है, सूक्ष्म चरित्र चित्रण आपके पुरानी कहानियों की विशेषता नहीं है। आपका 34 क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? रानी केतकी की जो कहानी, ऑप्शन डी होता है, वो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। 35 क्वेश्चन है, हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास आपका प्रेमचंद्र युग से हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए आपका सही होता है। अब 36 क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र युग में कहानी की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रेमचंद्र युग में कहानी की कौन सी विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन बी सही होता है, आदर्शवास की प्रतिष्ठा, वो प्रेमचंद्र युग की कहानी की विशेषता नहीं है। जबकि घटना की प्रधानता, जिज्ञासा और कौतूहल का समावेश और पात्रों का गहन चित्रण, ये प्रेमचंद्र युग की कहानी की विशेषताएं हैं। आगे है 37 क्वेश्चन, प्रसाद की कहानियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रसाद की कहानियों के संदर्भ में आदर्शवाद का चित्रण नहीं होता है, जबकि प्रसाद की कहानियों के संदर्भ में पात्रों का सूक्ष्म चित्रण, प्रेम की उदात्त अभिव्यक्ति, भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत की अभिव्यक्ति है, जबकि आदर्शवाद का चित्रण नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार कौन हैं? तो हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार आपके ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। 39 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो हिंदी जो साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी ही है। आपका ऑप्शन भी सही होता है। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको करा दे रही हूँ। आपके मिश्रित प्रश्नोत्तरी में ये सब कुछ आ जाते हैं, तो आज हम इसी की प्रैक्टिस कराते हैं। आगे है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कहानी का समानार्थी नहीं है? तो आपका ऑप्शन ये है, उपाख्यान जो है वो कहानी का समानार्थी नहीं है, जबकि गल्प, कथा और आख्यायिका क्या है? कहानी का समानार्थी, मतलब समान अर्थ शब्द हैं। जैसे कहानी बोलते हैं उसको हम गल्प भी बोल सकते हैं, कथा भी बोल सकते हैं, आख्यायिका भी बोल सकते हैं, लेकिन उपाख्यान नहीं बोल सकते। तो 40 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है। अब आपका 41 क्वेश्चन है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? तो कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन ऑप्शन सी सही होता है, जयशंकर प्रसाद का है। उन्होंने कहानी के बारे में कहा है कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। क्लियर हुआ? अब 42 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र पूर्व युग की निम्नलिखित में कौन सी कहानी आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है? तो प्रेमचंद्र पूर्व युग की निम्नलिखित में कौन सी कहानी आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी? तो उसने कहा था जो कहानी है वो प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। आगे है 43 क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है?
तो प्रेमचंद जी की पहली कहानी पंच परमेश्वर है। आपका ऑप्शन डी 43 क्वेश्चन का सही होता है। आपका 44 क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? तो हिंदी कहानी के विकास में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? तो आलोचना पत्रिका का योगदान नहीं है, जबकि इंदु, सारिका, हंस प्रेम पत्रिका का योगदान हिंदी कहानी के विकास में है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में मुख्य रूप से है? मतलब ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रेमचंद जी की कहानियों में नहीं लेकिन प्रसाद की कहानियों में है? तो ऑप्शन सी आपका सही होता है। सांस्कृतिक अतीत का गौरवमय चित्रण प्रसाद की कहानियों में है, जबकि ये प्रेमचंद जी की कहानियों में नहीं है। आगे है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? तो मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार ऑप्शन बी सही होता है, सुदर्शन नहीं है, जबकि अगेय, ईलाचंद जोशी और जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार हैं और सुदर्शन है वो नहीं है। तो 46 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है। आगे क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत आपका ऑप्शन ए सही होता है, 1950 के पूर्व से हुई है। आगे है 48 क्वेश्चन, आंचलिक कहानीकारों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो आंचलिक कहानीकारों में निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल जो हैं वो आंचलिक कहानीकारों में नहीं है, जबकि फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मरियानी और राजेंद्र अवस्थी जो हैं वो आंचलिक कहानीकारों में है। तो आपका 48 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है। आपका 49 क्वेश्चन है, सर्वप्रसिद्ध तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तो सर्वप्रसिद्ध जो है तीसरी कसम कहानी के लेखक आपका ऑप्शन डी सही होता है, फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। तो 49 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही होता है। आगे है 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी निर्मल वर्मा नई कहानी के प्रवर्तक हैं, ये कथन असत्य है, जबकि नई कहानी में व्यक्ति की कुंठा निराशा का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। कमलेश्वर काशबाई जीवन के प्रमुख कहानीकार हैं। हंस कहानियों की प्रमुख पत्रिका है। ये तीनों विशेषताएं, ये तीनों कथन सत्य हैं, जबकि निर्मल वर्मा नई कहानी के प्रवर्तक नहीं हैं। तो ऑप्शन बी सही होता है। आगे क्वेश्चन है कि 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति नई कहानी में नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, राजनीतिक आदर्शों की अभिव्यक्ति आपकी नई कहानी में नहीं है, ऑप्शन ए सही होता है, जबकि मूल्यहीनता का चित्रण, मध्यम वर्ग की सामाजिक वृत्तियों का चित्रण, शहरी जीवन पर आधारित विषय ये आपकी नई कहानी में है, जबकि राजनीतिक आदर्शों की अभिव्यक्ति नई कहानी में नहीं है। तो 51 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही होता है। आगे है 52 क्वेश्चन, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आपका ऑप्शन सी कमलेश्वर जो हैं वो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। आगे है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह, आपका ऑप्शन बी सही है। देखिए समानांतर कहानी कमलेश्वर है और सचेतन कहानी महीप सिंह है। आगे है 54 क्वेश्चन, अमृत राय ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया जो सफल ना हो सका? तो अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन चलाया जो सफल ना हो सका। आगे 55 क्वेश्चन है, अ कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अ कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? अस्तित्ववाद का प्रभाव और घटना की अपेक्षा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति। ए और बी ये दोनों ही विशेषताएं अ कहानी की है, ऑप्शन सी 55 क्वेश्चन का आपका सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 56, संचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यह कथन किस कहानी आंदोलन से संबंधित है? तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कथन किस कहानी से है। तो संचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, यह कथन सचेतन कहानी आंदोलन से संबंधित है। तो 56 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी सही होता है। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति नई कहानी में नहीं है? तो नई कहानी में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नई कहानी में नहीं है, जबकि वैचारिक दर्शन अस्तित्ववाद से प्रभावित, नए कहानी शिल्प का प्रयोग और प्रकृतिशील दृष्टि ये सब क्या है नई कहानी में
है और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नई कहानी में नहीं है। तो 57 क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही होता है। अब 58 क्वेश्चन है, नई कहानी का आंदोलन आरंभ हुआ। तो नई कहानी का आंदोलन कब से आरंभ हुआ? सन 1955 से 60 के बीच में। आपका ऑप्शन सी सही होता है। आपका 59 क्वेश्चन है, प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार कौन है? तो प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, मिथिलेश्वर, ये सारे जो हैं वो आधुनिक कथाकार प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है, उपयुक्त सभी। आपका क्वेश्चन नंबर 60, नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। तो नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन से? मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे, ये उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी सही होता है। ये दोनों ही नारी जीवन की अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। तो 60 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है। तो आज हम 60 क्वेश्चन तक करे हैं। कहानी और निबंध आज हमने किया है। कल हम उपन्यास के कुछ क्वेश्चन देखेंगे 61 क्वेश्चन से। तो तब तक के लिए ये 60 क्वेश्चन आप तैयार करते चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हम फिर कल अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।